लंग कैंसर। सो लंग कैंसर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कैंसर के सेल्स के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइज बेसिकली अगर मैं लंग कैंसर्स की बात करूं, सो हमारे पास अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे आप, एक होता है हमारे पास हाइपरट्रॉफी। ओके, हाइपरट्रॉफी यानी कि जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और एक होती है एट्रॉपी यानी कि साइज छोटा हो जाना, श्रिंक कर जाना। ठीक है, एक होता है हाइपरप्लेशिया यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना, और नेक्स्ट होता है मेटाप्लेशिया जो फैल रहा है, यहाँ से वहां फैल रहा है, और वो जो सेल की जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है, मेटाप्लेशिया हो रहा है। ओके, डिस्प्लेशिया यानी कि वो एबनॉर्मल शेप ले लेता है अपना सेल, और नियोप्लेशिया इज अ कैंसरस सेल। नियोप्लेशिया का मतलब है जस्ट लाइक और हाइपरप्लेशिया, हाइपर का मतलब सेल का नंबर बढ़ना, और नियोप्लेशिया का मतलब है कि सेल का नंबर बढ़ना। लेकिन हाइपरप्लेशिया का मतलब है कि 10 थे तो 15 हो गए, या मे बी 50 हो गए, इतना हाइपरप्लेशिया। बट नियोप्लेशिया का मतलब होता है न्यू सेल, मोनोक्लोनल सेल, एक ही सेल अपने आप को अनगिनत बार डिफाइन करता चला जाता है, डिवाइड करता चला जाता है। ओके, सो द टाइप ऑफ सेलुलर ग्रोथ इज बेसिकली हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, dysplasia and neoplasia. And when we talk about cancers, we are just focusing on neoplasia, new cells which might be benign, which might be malignant. बिनाइन वो सेल्स होंगे जो अपनी जगह से हिलते नहीं है, नए सेल है वो, बट वो बिनाइन है, रुके हुए हैं। ओके, और जबकि मैलिग्नेंट क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में मूव करते हैं, सीडिंग के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से, किसी भी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। When a gland is hypersecretory, जब कोई भी एक ग्लैंड बहुत ही ज्यादा हाइपरसिक्रेटरी होता है, तो गाइस जो बिनाइन में होता है दैट इज एडिनोमा। ओके, दैट इज नोन एज एडिनोमा। और जब वो मैलिग्नेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ओके, सो बेसिकली हम देखते हैं कि सेल की जो ग्रोथ है उसके टाइप्स क्या हैं। नाउ लेट्स सी अनदर पॉइंट दैट इज ट्यूमर न्यूप्लेशिया ओमा, यानी कि जिसे हम ओमा बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या है। तो गैस बिनाइन का मतलब तो बिनाइन है, लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब दो प्रकार से होता है, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। कार्सिनोमा न्यूप्लेशिया का ही टाइप है, इट्स अ कैंसर, लेकिन कार्सिनोमा उसे बोलते हैं जब आपके जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल होते हैं। ओके, और ये एपिथेलियल सेल्स फर्दर लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलते हैं, दैट इज योर कार्सिनोमा। एंड योर सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यू से फैलते हैं और जो कि ब्लड में आकर फैलते हैं। सो कुछ कैंसर्स जो लिम्फ के थ्रू जा रहे हैं, कुछ कैंसर्स जो ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। सो द कैंसर, द टाइप ऑफ कैंसर विच अफेक्ट लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ सिस्टम, कार्सिनोमा। और जो सार्कोमा होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि ब्लड में फैलते हैं, और फैलने का मतलब है मेटास्टेसिस। तो जो आपका अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं, तो वो हम इन्हीं में से डिफाइन करते चले जाते हैं। जैसे कि लिम्फोमा खुद एक क्या है, कार्सिनोमा। ओके, नाउ हम हील क्यों नहीं कर पाते कैंसर्स को, व्हाई वी आर नॉट एबल टू हील कैंसर्स। there are different reasons. Number one, why don't we have a cure for cancer? Basal cell carcinoma has a cure. बोल रहा है कि जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जो नॉर्मल हमारे सेल्स होते हैं, उनका अगर कैंसर है बेसल सेल्स का, तो कहता है उनको एक्सीजन करो, कट करके फेंक दो, खत्म। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट काट दी, कैंसर रुक गया, ये क्योर कर सकते हो आप। या फिर आपका क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उस केस में इमिटानिब दे सकते हो, जो कि मुझे क्वेश्चन आया था कैंसर का, मैंने बड़ी बार बताया। सो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को क्या देते हैं हम लोग, इमिटानिब देते हैं, इमाटिनिब, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है आपकी। ALL एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया हैज अ क्योर कॉम्बिनेशन कीमो, और इसमें कॉम्बिनेशन कीमो दे सकते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा कल ही हमने पढ़ा था, हैज अ क्योर ABVD यानी A टाइप B टाइप सिम्टम्स, रिमेंबर कल हमने क्वेश्चंस में भी किए थे। तो कह रहे हैं कि उनको आप कीमो रेजिमेंट देकर भी ठीक कर सकते हो। मोस्ट स्टेज 1 के जो कैंसर होते हैं वो सर्जिकली रिसेक्शन करके वो ठीक हो जाते हैं, बट स्टेज 2 और 3 4 जब वो मॉडरेट सीवियर में चली जाती है तब वो ठीक नहीं हो सकते, बट स्टेज 1 को हम लोग सर्जिकल रिसेक्शन करके ठीक कर सकते हैं। ओके, नाउ तो यही सेम चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कैंसर के सेल्स के बारे में, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया एंड नियोप्लेशिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लंग कैंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंग कैंसर के बारे में।
सो गाइस जो लंग कैंसर होता है वो हमारे पास ब्रोंकोजेनिक भी होता है, वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में भी हो सकता है और हमारे एल्वुलाइज में भी हो सकता है। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं रंजना, मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज कफ एंड डिज्निया। पेशेंट बहुत ही खांसी करता है, बहुत ही डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज हो सकती है उसको किसी कारण की वजह से, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज हो सकती है। ये क्या है गाइस, ये मेडिकल सर्जिकल में आपको डीपली तरीके से बताऊंगी कि हम पूरे के पूरे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेडिकल सर्जिकल पढ़ी है किस हिसाब से पढ़ी है, बट हम लोग जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 3 पार्ट्स में बेसिकली। पहला जो पार्ट होता है हमारा मेडिकल सर्जिकल वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। तो रेस्पिरेटरी को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। ऐसी बीमारियां जो ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिस्ट्रिक्शन लीड करती हैं वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में आती है, और बची हुई पल्मोनरी वैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज के अंदर आ जाती है। तो वही कह रहा है कि किसी को भी ऑब्स्ट्रक्टिव यानी अस्थमा या कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम है, पल्मोनरी वैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ये मैलिग्नेंसीज हैं, तो गाइज वो लोग सिम्टम रिप्रेजेंट करेंगे आपके कैंसर के, लंग कैंसर के। सो नाउ सी द टाइप्स। सो गाइस आप देख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अस्थमा आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फाइसीमा आता है, ब्रोंको एक्टेसिस आता है और ब्रोंकोलाइटिस आता है। ये इसको हम क्यों डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने का कारण होता है हमें थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम यानी सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकोएक्टिएसिस, ब्रोंकोएक्लाइटिस, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव इश्यूज हैं। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, सांस छोड़ने में भी दिक्कत आती है, ओके। सांस लेने में तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हल्का सा होता है, बट छोड़ने में भी दिक्कत आती है, जिसे हम रेस्पिरेटरी चैप्टर में बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट वॉल में कुछ इशू हो जाना, प्लूरल कुछ इशू हो जाना, पैरेन्काइमा का कुछ इशू हो जाना, न्यूरोमस्कुलर इश्यूज हो जाना, एब्डोमेन में कुछ इशू हो जाना, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लंग डिसीज हो जाती है। और लास्ट हमारे पास आता है पल्मोनरी वीनो ऑक्लूजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना यानी कि वैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वीनो ऑक्लूजन, वैस्कुलाइटिस। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली आगे जाकर कैंसर लीड कर सकती हैं। इन्फेक्शंस क्या होती है, इन्फेक्शन में हमारा निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, ट्रेकाइटिस, ये सब इन्फेक्शंस हमारे इन्फेक्शन में आते हैं, और इन्हीं को ही हम मेडिकल सर्जिकल जो आपका रेस्पिरेटरी का मेडिकल सर्जिकल होता है वो इन्हीं बेसिस पे हम पढ़ते हैं। और गाइज लास्ट आता है हमारे पास कैंसर, मैलिग्नेंसी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार का कैंसर है, एक तो है ब्रोंकोजेनिक और एक है एल्वियोलर, और दूसरा है मेटास्टेसिस मतलब कि सेकेंडरी। इसका मतलब है कि भाई किसी दूसरी जगह से कैंसर आया है, ब्रेस्ट कैंसर था अब उसको लंग कैंसर हुआ, कॉलोन कैंसर था अब उसको लंग कैंसर हुआ, रीनल सेल कार्सिनोमा था अब उसको क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ। दैट इज द सेकेंडरी मेटास्टेसिस, ओके। सो द कैंसर्स which are very different other than lung, now they are affecting the lungs, so that is metastasis secondary। प्राइमरी क्या होता है, खुद या तो ब्रोंक्यूल्स में या तो एल्वुलाइज में। इज दैट क्लियर, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम थोड़ा सा मेरे बेसिक्स बन चुके हैं, अब हम बात करते हैं मेन लंग कैंसर के बारे में। सो गाइस सेकेंडरी जो लंग कैंसर होते हैं, जो बाकियों से कैंसर हो रहे हैं हमें, वो सबसे पहले हमारी लंग की पैरेन्काइमा को अफेक्ट करते हैं, फिर हमारे प्लूरल स्पेस को अफेक्ट करते हैं, फिर हमारे एंडोब्रोंकियल को इफेक्ट करते हैं, फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो अंदर है लंग्स के उनको अफेक्ट करते हैं, और फिर वो फैल जाते हैं, दिमाग में भी चला जाता है। प्राइमरी कैंसर की बात करते हैं गाइस, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर है, क्रॉनिक एक्सपोजर टू इनहेल्ड एनवायरमेंटल इरिटेंट्स, ये सब लोग रिस्क पे होते हैं कैंसर के, या फिर जो मेटास्टेसिस सेकेंडरी है जिनको, वो भी रिस्क पे हैं, या फिर जो लोग पर्टिकुलरली जिनको लंग डिसीज, ये डिसीज वो डिसीज होती है, ये लोग भी अफेक्ट जो है वो होते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द अदर थिंग दैट इज असेसमेंट। तो गाइस 2 प्रकार का हमारा जो 2 प्रकार का होता है जो लंग डिसीज है, हमारी लंग कैंसर, वो 2 प्रकार का है, नॉन स्मॉल कैंसर लंग कैंसर्स एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर। सो वी हैव 2 टाइप्स, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड स्मॉल cell lung cancer, okay। 80% is common non small cell lung cancer,
क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने हॉजकिन करवाया था तो हॉजकिन में टाइप आया, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मैं टाइम इंक्लूड कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लगे। होता कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बट हमको अगर कुछ चीज नहीं दिखती है तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं ये होगा ऑप्शन की नहीं होगा। है वो कुछ मेजर चीज कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हम लोग डर जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्स्ट्रा, जिसका उतना कुछ डीप लेना देना नहीं है, बट स्टिल। तो नॉन स्मॉल सेल कैंसर जो होता है वो आपका 80% होता है, और 20% स्मॉल सेल लंग कैंसर आपका देखने को मिलता है। अगर मैं असेसमेंट की बात करूं गाइस, तो पेशेंट कफ, डिज्निया, वीजिंग, हॉर्सनेस, हीमोपेटाइसिस, आपने देखा है ना मूवीज में क्या होता है, वो खांसी करता है, स्पूटम आ जाता है और बाद में डॉक्टर के पास जाता है उसको कैंसर है और वो मरने ही वाला है, राइट। ये सिम्टम कितना कॉमनली यूज करते हैं ना। सो हीमोपेटाइसिस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रेथ साउंड, रेस्पिरेटरी चेंजेस, ये सब चीजें जो है वो आपकी असेसमेंट की हैं। डायग्नोसिस के तौर पे ब्रोंकोस्कोपी विद बायोप्सी आप कर सकते हो। तो गाइज नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इफ पेशेंट हैज प्राइमरी लंग कैंसर? इट्स कफ। ओके, व्हाट आर द अदर सिम्टम? वेट लॉस, कैंसर में हमेशा वेट लॉस होता है, और कितने ज्यादा? 10% से ज्यादा। ये हमने कब किया क्वेश्चन? कल ही किया था। मोर देन 10% वेट लॉस होता है कैंसर के अंदर, ध्यान रखना है, अनइंटेंशनल होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चेस्ट पेन, हीमोपेटाइसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिम्टम ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। नाउ गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे आप कई बार अगर आप हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देते हैं कैंसर का, तो उसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लिकेशन है, ऑन्कोलॉजी की कॉम्प्लिकेशन है। तो होता क्या गाइस कि नॉर्मली हमारे जो सेल होते हैं कैंसर वाले, उनमें भी पोटेशियम है, उनमें भी कैल्शियम है, उनमें भी सोडियम है, सब सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स तो होंगे ही। तो जब आप पेशेंट के कीमो देने से पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो सोचो आपकी बॉडी में कितना पोटेशियम बनेगा, कितना कैल्शियम रिलीज होगा। दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बॉडी, तो रिहाइड्रेशन देनी पड़ती है। बट यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही थी, जो हमारे स्क्वैमस सेल का जो कैंसर होता है, स्क्वैमस सेल, तो हम सेल को भी पढ़ेंगे, तो स्क्वैमस एक टाइप है सेल का। तो जब स्क्वैमस सेल का कार्सिनोमा होता है ना, तो उन सेल्स के अंदर हमारे पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो गाइस जब भी इन सेल्स का कार्सिनोमा होता है तो पैराथायराइड हार्मोन बहुत रिलीज होगा, क्योंकि सेल रिलीज इनके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो पैराथायराइड का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यही काम है पैराथायराइड का। तो भाई पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? हड्डियों से कैल्शियम ले लेके कहाँ डालता है? ब्लड में। तो पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। तो आप लंग कैंसर में ध्यान रखना, स्क्वैमस सेल का कार्सिनोमा होता है, एंड वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। ओके, तो पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ही है, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम जो है ग्रॉन्स, थ्रॉन्स, टोन्स, ओवर्स, ओवरटोन्स, फोन 911, ये इसका मिमोनिक होता है कि कॉन्स्टिपेशन करेगा, पॉलीयूरिया करेगा, किडनी में कैल्शियम के स्टोन बनाएगा, साइकेट्रिक इश्यूज होंगे दिमाग के अंदर, क्योंकि सारी की सारी साइकेट्री में हमने कैल्शियम ही एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था जो कि आपके साइनेप्टिकल वेसिकल को तोड़ रहा था और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा था। और भाई एक्यूट पेनकेटाइटिस भी ये लीड करता है। इसीलिए इट्स अ बिग 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 पॉइंट विच यू शुड बी रिमेंबर, दैट लंग कैंसर, योर हाइपरकैल्सीमिया स्क्वैमस सेल की वजह से, एंड इट कैन लीड टू ग्रॉन्स, stones, and your overtones and phone. Okay, all right. साइन ऑफ प्राइमरी लंग कैंसर के क्या क्या साइन होते हैं अभी ऊपर बताए मैंने? टैकीपीनिया होना, क्लबिंग, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द नेल्स, हॉर्नर सिंड्रोम होता है, एक हॉर्नर सिंड्रोम। ये कुछ 4-5 पॉइंट ही आपको याद रखने, उससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो जो उसकी छाती है, उस छाती के टिप पे, यहाँ पर यहाँ पर इस टिप में इस इंसान के ये आप देख सकते हैं, ये टिप जो है यहाँ पे दिख भी रही है आपको। सो ये इंसान की जो टिप है यहाँ पर, इस टिप पे एक मसल जा रही है हमारी, उस मसल में पेन होता है। ओके, सो उसके जो उसकी मसल्स हैं, शोल्डर की जो मसल्स है उसमें बहुत दर्द होता है, दैट इज हॉर्नर सिंड्रोम। तो हॉर्न सा बन जाता है इधर, जहां उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होती है लंग कैंसर में। ओके, और मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी lung cancer? So what are the risk factors of primary lung cancer? So guys you can see सिगरेट स्मोकिंग यहाँ पर इसका एक मेन कारण बन जाता है। ओके, सिगरेट स्मोकिंग, रैंडम गैस जो कि यूरेनियम माइन से निकलती है, एस्बेस्टोस, कोल डस्ट,
इरिडेशन, इरेडिएशन, एयर पॉल्यूशन, यूरेनियम, मेटल्स, ट्यूबरकुलोसिस, रोमेटोलॉजिकल डिसीजेस, सिलिका एक्सपोजर। गाइस ये सब चीजें क्या करती हैं, आपके पेशेंट को प्राइमरी लंग कैंसर को लीड कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ फीमेल्स होती है बेचारी जो कि ज्यादा अफेक्ट भी होती है कई बार। उन लोगों को जो कैंसर होता है वो नॉन स्मोकिंग का कैंसर होता है, स्मोकिंग की वजह से नहीं होता वो कैंसर, इट्स अ काइंड ऑफ एडिनोमा। सो नाउ लेट्स सी द डायग्नोसिस। डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री, अच्छे से थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन इफ द पेशेंट इज इन हाई रिस्क ग्रुप। लैब टेस्ट करो, सीबीसी, सीएमपी, एलएफटी। एक रिपोर्ट में आप लोगों को ग्रुप में देना चाहती हूँ, वहां पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, just give me a second। सो गाइज उस रिपोर्ट में एक आपको वर्ड मिलेगा, वो मैं चाहती हूँ वर्ड आप मुझे बताओ कि क्या वर्ड है। आपको आप क्लास के बाद ही आप कर पाएंगे थोड़ा अच्छे से। इट वाज हियर ओनली। ओके आई विल शेयर, अभी मुझे मिलेगा ही नहीं कुछ भी। Then after we have few reports। ओके आई विल शेयर यू। उसमें आपके बेसिकली पर्टिकुलर कुछ टर्म्स लिखे थे, जो टर्म्स काफी इम्पोर्टेंट टाइप है। हो सकता है डिलीट कर दी होगी रिपोर्ट मेरे हस्बैंड ने, चलो कोई बात नहीं, आई विल शो यू। सीबीसी, सीएमपी, एलएफटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, स्पूटम साइटोलॉजी, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। गाइस एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या आता है कि कैंसर है, पेशेंट को लंग कैंसर है। चलो रंजा मैं आपसे पूछती हूँ, सो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, व्हाट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यू विल डू फर्स्ट? एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे ऑफ लंग्स, सीटी स्कैन ऑफ लंग, एमआरआई ऑफ लंग, और नन ऑफ द अबव? सबसे पहले हम एक्सरे करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। बट गाइस एक्सरे नहीं करते हम इसके अंदर, और वो इतने ज्यादा चालाक है, उनको पता है बच्चे बेचारे एक्सरे करें, क्योंकि एक्सरे के अंदर ना डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हम सेल्स की, और कैंसर को रूल आउट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फिर डॉक्टर सीटी लिखता है। तो बेस्ट होता है कि पहले सीटी करवा लो, एक्सरे से कुछ भी नहीं होगा। सो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जो है वो पेशेंट का किया जाता है रेडियोलॉजी के अंदर, जिसमें चेस्ट, लंग्स, मीडियास्ट्रम, प्लूरल, लिम्फ नोड्स, एब्डोमेन, pelvis. If you suspect lung cancer, do more test. How I know? Peripheral mass, adenocarcinoma और large cells, center mass, squamous cell, और या ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। एंड देन आफ्टर सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा लो है। अगर किसी इंसान को लंग कैंसर होता है तो उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लंग ट्रांसप्लांट उतना भी सक्सेसफुल नहीं किया है, देखा भी है हम लोगों ने, होते रहते हैं वहाँ पे इसमें, बट स्टिल इट्स नॉट दैट कूल, और ये सर्वाइवल रेट इसका काफी लो है अगर किसी को लंग कैंसर है तो। मैनेजमेंट, नर्सेज मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा? मॉनिटर फॉर कफ दैट चेंजेस इन पैटर्न, हॉर्सनेस, कीमोथेरेपी यूज इन कॉम्बिनेशन विद रेडिएशन और सर्जरी। सर्जरी में हम यहाँ पे न्यूमेक्टमी कर सकते हैं, पेशेंट का जो कुछ हिस्सा है लंग का उसे कट किया जा सकता है, लोबेक्टमी कर सकते हैं, सेगमेंट को भी कट किया जा सकता है। मॉनिटर कीजिए वाइटल साइंस को, ऑक्सीजनेशन को, एबीजी लेवल्स को, एविडेंस ऑफ हेमरेजेस, मेंटेन द चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड मैनेज द वेंटिलेटर इफ अप्रोप्रिएट। एजुकेट कीजिए कि आपको एक कहीं क्राउड वाले एरिया में नहीं जाना है। रिपोर्ट टू द डॉक्टर इफ एनी कॉम्प्लिकेशन एंड इंक्रीज इन पेन, एंड यूज अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन गाइस? अपराइट पोजीशन, ओके। एंड टीच पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग कैसी होती है? ऐसा करके जोर से फूंक मारना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है और फिर फूंक मारनी है, ओके। ब्रोंकोडाइलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड टू ड्राई सिक्रीशंस करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। सो गाइज नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फास्टली, बिकॉज कैंसर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनमें ज्यादा डाटा लर्न करने से कोई फायदा ही नहीं है। हम क्वेश्चन जितने सॉल्व करें उतना ज्यादा हमें नॉलेज जो है वो बढ़ सकता है। सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, 104, गिव मी द करेक्ट आंसर। Question number 104. Yes, guys, question number 104. A female client diagnosed with lung cancer, female client है, is to have a left lower lobotomy, मतलब नीचे वाला लोब कट कर दिया गया है। No, no, no. To have a left lower lobotomy, हाँ कर दिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रिस्क क्लाइंट डेवलपिंग पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कौन से रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिससे उसका पल्मोनरी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकता है। तो लोबेक्टमी, ये टर्म हमारे लिए नई नहीं है, हमको पता है लोबेक्टमी होती है, लंग कैंसर में कट कर दिए जाते हैं कुछ पोर्शंस को, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि पल्मोनरी की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है, जैसे कि आपका निमोनिया, फॉर एग्जांपल निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। हाइट 5-7 फुट है और वजन 110 यानी 50 किलो है। ओके, द क्लाइंट टेंड टू कीप हर रियल फीलिंग टू हरसेल्फ, द क्लाइंट टेंड्स टू कीप हर रियल फीलिंग टू हरसेल्फ, मतलब वो अपनी बातें अपने पास ही रख रही है, ये उसको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पर डाल सकती है बात। या फिर शी एम्बुलेट्स एंड कैन क्लाइम ऑन वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विदाउट डिज्निया, तो वो चल फिर पा रही है, स्टेयर्स चढ़ रही है बिना डिज्निया के, क्या ये चीज पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क डेवलप कर सकती है। या फिर जो क्लाइंट है वो 58 ईयर उम्र है उसकी। तो गाइज आपको मुझे बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिवली इनमें से कौन सी, तो मेरे हिसाब से तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा सा बेचीदे लग रहे होंगे, इनमें से आपको कोई आंसर लग रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 तो साफ साफ बोल रहा है कि भाई बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के साथ, और वो तो बेचारी चढ़ पा रही है वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विदाउट डिज्निया, तो दैट इज ओके। बट 1 एंड 4 ऑप्शन आर बिट कंसर्न, एक बुजुर्ग इंसान है वो भी रिस्क पे हो सकता है, और एक 5 फुट 7 इंच की हाइट है और वजन बहुत कम है, काफी कम है, लाइक 49.9 केजी, 5 फुट 7 इंच के हिसाब से। तो लेट्स सी, वैसे तो हमने बोला कि वेट कॉम्प्लिकेशन में आता है वेट लॉस, मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेट लॉस जो है वो कॉम्प्लिकेशन में आता है, वेट लॉस अनइंटेंशनली मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट एंड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े वक्त के अंदर किसी का वजन कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे वो उसने ये नहीं बोला कि वजन पहले क्या था और अभी क्या है, तो इसलिए ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अल्टर कर रहा है कि ये अभी का है या पहले भी इतना ही था, कुछ लोग पतले ही होते हैं नेचुरली, तो क्या सीन, तो लेट्स सी नाउ गाइस, बट रिस्क पे डाल सकता है, मतलब कि इतने कम वजन से कैंसर है और उसको और कम होने से रिस्क पे डाल सकता है, तो गाइस द आंसर इज पर्टिकुलरली ऑप्शन नंबर ए। Risk factor for post-operatively pulmonary complication include malnourishment, which is indicated by the client height and weight. It is thought the emotional response can be after overall health. However, not verbalizing, one's feeling is not a contributing factor. And the client current activity level and age does not place any increased risk फॉर द कॉम्प्लिकेशन। गाइस तो याद रखना, उम्र या किसी का कोई एक्टिविटी कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालती है, उसका जो कम वजन है वही उसको किस में डाल रहा है, रिस्क पे डाल रहा है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द नर्स इन द पेरीऑपरेटिव एरिया इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर सर्जरी, तो सर्जरी के लिए वो प्लान हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि भाई लंग कैंसर की सर्जरी हुई है सीधी सीधी, राइट, तो सर्जरी में आप कोई भी लोब कट कर सकते हो, न्यूमेक्टमी भी हो सकती है, कुछ भी आप कट कर सकते हैं। The client says, I'm scared of having cancer, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कैंसर है, it is so horrible, कितना खतरनाक है, I bought it on myself, I should have quit smoking year ago, मुझे छोड़ देना चाहिए था, वो रिग्रेशन में एक तरीके से रिग्रेट कर रहा है। What would be the best response for the client? Client क्या बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? It's okay to be scared, डरना नॉर्मल है, what is about cancer that you are afraid of, क्या डरने की बात है, तुम्हें तो कैंसर ही तो है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, कितनी लॉजिकल बात है। इट इज नॉर्मल टू बी स्केयर्ड, ये बहुत नॉर्मल है डर लगना, आई वुड बी टू, अगर मुझे होता तो मैं भी डरता। वेल हेल्प यू थ्रू आउट इट, हम मदद कर रहे हैं ना आपकी, थ्रू आउट हम मदद करेंगे। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, यू डोंट नो इफ यू स्मोकिंग कॉज द कैंसर, आप इतना अपने आप को जोर मत डालिए, क्या पता कैंसर किसी और ही कारण से आपको हुआ है। या फिर डू यू फील गिल्टी बिकॉज यू स्मोक, आपको बड़ा गिल्टी सा फील हो रहा है क्योंकि आप स्मोकिंग करते थे। गाइज यू हैव टू गिव मी द आंसर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेस्ट रिस्पॉन्स जब वो बोलता है कि मुझे डर लग रहा है तो क्या रहेगा? फोर्थ, डू यू फील गिल्टी बिकॉज यू स्मोक्ड, उसने ऑलरेडी बात बोल दी शायद, है ना। सेकंड, भाई मैंने एक्टिंग में बोला है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। Okay, that's fine. So well, I'm scared of having cancer. It's so horrible. I bought it on myself. Already वो guilt में है. I should have quit smoking. कुछ साल पहले मुझे छोड़ देनी चाहिए थी.
व्हाट शुड बी द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स? ऑलरेडी वो गिल्ट में है, नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? यस, सेकंड, इट्स नॉर्मल, आई वुड बी टू। यू नो, ये आपकी बेसिकली सिंपैथी हो जाती है कि हाँ मैं भी होता तो मैं भी ऐसे होती। ये नहीं करते ना हम लोग नर्सिंग में। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर नंबर वन, ओके, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड। व्हाट इज अबाउट कैंसर दैट यू आर अफेयर्ड ऑफ? आप पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें क्या डरा रही है चीज कैंसर के बारे में। सो लेट मी गिव यू द प्रॉपर रैशनल। Acknowledging the basic feeling, the client express fear, asking on open-ended questions, allow the client to explain any fear. तो what is about cancer that you are feared? तो हम उसको पूछ रहे हैं, open end question पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें कैंसर की टर्म में क्या डर लग रहा है, ऐसा भी क्या डरावना तुमको फील हो रहा है। तो आंसर विल बी 105। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो कोई लॉजिक बनता है यहाँ पे? CD4 सेल का कैंसर है, लंग कैंसर में कौन से टाइप का सेल जो है वो अफेक्ट होता है और वो सेल क्या क्या, नो नो लॉजिक। तो हमको नर्सिंग में सेफ नर्स बनकर चलना है और उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बस शब्द नहीं होने चाहिए हमारे लिए। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो द वर्ड शुड नॉट बी न्यू फॉर अस। ओके, अ क्लाइंट हु अंडरवेंट अ लेफ्ट लोअर लेबोटमी, सेम अगेन लोब काट दिया, हैव बीन आउट ऑफ सर्जरी फॉर 48 आवर्स, उसको 48 घंटे हो चुके, 2 दिन उसको हो चुके हैं सर्जरी के। द क्लाइंट इज रिसीविंग मोरफिन सल्फेट, दर्द मालूम है ना पेन होता है पेशेंट को, by the patient controlled analgesia PCA system, and report having pain in the left thorax that worsen when coughing। तो जब वो खांसी कर रहा है तो उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए? Let the client rest so that the client is not stimulated to cough, encourage the client to take deep breaths to help control the pain, बोल सकते हैं, check that the PCA device is functioning properly or not, then reassure the client that the machine is working and will relieve the pain, obtain a more detailed assessment of the client pain using a pain scale। So guys, यहाँ पे जो 106 है उसमें आपका जो आंसर रहेगा it will be assessment। Okay, you will do a detailed assessment on pain using the pain scale। Let me give the rationale। Systemic pain assessment is necessary for adequate pain management in the post-operative clients. Guideline from a variety of healthcare agencies and nursing groups recommended that institution adopt a pain assessment scale to assess the facilitating pain management। मतलब आप कुछ भी मैनेज करने से पहले आप पेशेंट की पेन को असेस करोगे ताकि आपको आइडिया लग सके। यहाँ पे मुझे आंसर ऑप्शन नंबर 3 भी लग रहा था क्योंकि ये भी एक असेसमेंट ही है। तो आप शायद सब लोगों को पता होगा कि कुछ भी हम मैनेजमेंट करते हैं और उस क्वेश्चंस में आपको असेसमेंट दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शन असेसमेंट के दिख रहे हैं, तो भाई वो आंसर होते हैं हमेशा। क्योंकि कुछ भी मैनेज करने से पहले हमें असेसमेंट करनी होती है, उसके बाद ही हम मैनेज करते हैं। तो असेसमेंट के तौर पे 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। द नंबर 1 वाज 3 एंड नंबर 1 वाज 4। 1 और 2 तो मैनेजमेंट है, डायरेक्ट ही मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पर नर्स असेस करती है पहले, उसके बाद ही मैनेज करती है हमेशा एनक्लेक्स के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी कहीं ना कहीं सही है, 4 भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इन दोनों में 4 ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पेन स्टेशन होता है जिसमें हम पेशेंट की पेन को असेस करते हैं। कैन यू प्लीज रेट योर पेन फ्रॉम फॉर मी, 0 being the lowest and 10 being the highest? The patient will tell you it's 9. Now go for management because 9 is like a lot of score and then after you can look for something। तो यहाँ पे मोर डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट को दर्द की, क्योंकि सर्जरी भी हो चुकी है, 48 घंटे भी हो चुके हैं, मॉर्फिन सल्फेट भी आप दे चुके हो, तो असेसमेंट ही करना पड़ेगा उसका। Next question 107, which of the following areas is a priority to evaluate when completing discharge planning for a client who has had a lobectomy for the treatment of lung cancer? तो guys आपको कौन सा एरिया प्रायोरिटी असेसमेंट रखना है जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो उस मरीज को जिसका लोब अभी भी कट हुआ है। द सपोर्ट अवेलेबल टू असिस्ट द क्लाइंट एट होम, आप चेक करेंगे कि घर तो भेज रहे क्या कोई सपोर्ट अवेलेबल है भी है घर पे कि नहीं। द डिस्टेंस द क्लाइंट लिव्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, कितना डिस्टेंस है उसका घर से अस्पताल का, क्या इस चीज को आप नोट करेंगे। द क्लाइंट एबिलिटी टू डू होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, उसका बीपी घर पे वो चेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एबिलिटी आप डिस्चार्ज देने से पहले चेक करेंगे। या फिर द क्लाइंट नॉलेज ऑफ द कॉज ऑफ लंग कैंसर। सो गाइज व्हाट विल बी द आंसर? 4th, कैंसर तो हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गई, अब नॉलेज असेस करके हम क्या करें इसका?
फर्स्ट, द सपोर्ट अवेलेबल टू असिस्ट द क्लाइंट एट होम, क्योंकि कोई इंसान होना चाहिए जो उसकी मदद कर सके, जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, क्या खाना है, क्या कैसे दवाई खानी है, टाइम से असेस कर सके। असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी लोग कट हुई है और सोचो कोई है ही नहीं उसके घर में उसकी देखभाल के लिए, तो हम क्या करेंगे, स्टे रखेंगे हॉस्पिटल में। सो लेट मी गिव यू द रैशनल. So guys, because clients are discharged as soon as possible from the hospital, it is essential to evaluate the support that they have, assist them with self-care at home. The distance of the client lives from hospital is not critical factor in the discharge planning. There are no data indicating that home blood pressure monitor is needed. Knowledge of the cause of lung, although important, it's not that important. Okay? All right. Next question number 108. Which of the following would be a significant interventions to help prevent lung cancer? Guys, इनमें से कौन सा significant intervention है जो prevent कर सकता है lung cancer को? Option number 1, encourage the client, encourage the cigarette smoker to have yearly chest radiographs. तो साल में एक बार CT radiographs, X-ray कोई यूज नहीं है, गलत ऑप्शन है. Instruct people about techniques ऑफ स्मोकिंग सिसेशन, आप उन्हें सिखा सकते हैं किस प्रकार से आपको स्मोकिंग रोक देनी चाहिए प्रिवेंशन करने के लिए. रिकमेंड दैट पीपल हैव देयर हाउसेस एंड अपार्टमेंट चेक्ड फॉर एब्स्टियोस लीकेज, क्योंकि हमने बोला था कि ये भी कारण है लंग कैंसर का. या फिर ऑप्शन नंबर 4, encourage people to install central air filters in their homes. So guys, what do you think, what will be the answer? स्मोकिंग. मोस्ट कॉमन कारण क्या है हमारे पास? स्मोकिंग. तो स्मोकिंग सिसेशन ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है. आपने देखा है कि टीवी पे भी कितने ज्यादा एड्स आते हैं स्मोकिंग छोड़ने पे. हर मूवी स्टार्ट होने से पहले जो है इंसान पहले एड आता है उसमें. मूवी देखने वाला इट्स बीन लॉन्ग टाइम, कोई मूवी नहीं देखा है. नेक्स्ट ऑप्शन इज 109. आफ्टर थोरेक्टमी, मतलब उसका थोरेक्स कट किया गया है, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दैट्स परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज? गाइस, डीप ब्रीदिंग करने से होता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर देना. डीप ब्रीदिंग एलिवेट करता है डायफ्राम को, बात सच है. Which enlarge the thorax and increases the lung surface available for the gas exchange. Yes, that's true. Deep breathing increases blood flow to the lungs to allow them to recover from the trauma of surgeries. ये भी कहीं ना कहीं सही बात है. Deep breathing control the rate of air flow to remaining lobes so that it cannot become hyperinflamed. Okay. Deep breathing expand the alveoli and increases the lung surface available for the ventilation. So guys, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो एक्सपैंड करते हैं आपके एल्वोलाइज को और इंक्रीज करते हैं लंग सरफेस अवेलेबल ऑन द वेट. वेरी गुड. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. तो गाइस, यहाँ पे 1 और 2 भी कहीं ना कहीं सही थे, लेकिन सबसे बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी एल्वोलाइज की आती है, क्योंकि वो एल्वोलाइज को खोल देते हैं, एक्सपैंड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो सके. सो वेरी गुड गाइस. Next guys, we have another questions in front of you. Question number 111. While assessing a thorectomy incisional area from which a chest tube exists, the nurse feel a crackling sensation. So we have two sounds, coarse crackles and fine crackles. Coarse crackles, pneumonia and asthma, and fine crackles in what? Pulmonary fibrosis. F, fine crackle, pulmonary fibrosis, ध्यान रखना है. So while assessing a thorectomy incisional area from which a chest tube exists, chest tube भी है उसको छाती में, the nurse feel a crackling sensation under the fingertips along the entire incision. Okay, which of the following should the nurse first action? क्या उसका पहला action रहेगा? Okay, lower the head of the bed and call the physician. Prepare an aspiration tray. Mark the area with the skin pencil at the outer periphery of the crackling. Turn off the suction of the chest drainage system. So guys, give me the answer. What will be the answer? So अगर मैं इसकी इमेज आपके दिमाग में बनाऊं, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है उसको, और जहां से चेस्ट ट्यूब निकल रही है ना, वो गोलू एरिया जहां से चेस्ट ट्यूब निकल रही है, नर्स वहां पे क्या फील करती है? क्रैकलिंग सेंसेशन, ऐसा सेंसेशन. थर्ड, वेरी गुड. मार्क द एरिया विद द स्किन पेंसिल एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ द क्रैकलिंग. उस एरिया को मार्क कर लीजिए. रैशनल क्या आएगा इसका? दिस क्रैकलिंग सेंसेशन इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा.
Guys, now tell me what is subcutaneous emphysema? It's a leakage of air. Okay? सबकुटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं लीकेज होना हवा का, जो कि उस चेस्ट ट्यूब से निकल कर कहाँ जा रही है? टिश्यूज में. कहाँ के टिश्यूज में? साइड साइड के टिश्यूज में. तो इस प्रकार से आप इसे मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट टू डीप ब्रीथ इफेक्टिवली आफ्टर लोबेक्टमी द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप एक टीचिंग दे रहे हो क्लाइंट को डीप ब्रीथ अच्छे से करो लोबेक्टमी के बाद, तो भाई नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करना है? यू नो, contract the abdominal muscles, take a slow deep breath, contract it and take a slow breath through the nose and hold it 3 to 5 seconds and then exhale. Next, contract the abdominal muscle, take a deep breath through the mouth, exhale, slowly try to blow out a candle, जैसे कि आप किसी हवा को किसी कैंडल को बुझा रहे. Relax the abdominal muscle, take a slow deep breath in through the nose, hold it for 3 to 5 seconds, exhale बोलना भूल गया ही शायद. Relax the abdominal muscles, take a deep breath through a mouth and exhale for slowly 10 seconds. Guys, जल्दी बता दो, deep breathing exercises के अंदर what will be the answer? Option number 1. Okay, yes. Contract abdominal muscle and then slowly take deep breath, hold, exhale. Okay, तो सेकेंड आपने बोला माउथ से नहीं करते, माउथ से नहीं, नोज से. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, hold, exhale. These are the deep breathing exercises. Okay, next question 113. Which of the following rehabilitative measures should the nurse teach the client who has undergone chest surgery to prevent shoulder enclasis? जो मैंने बताया अभी आपको, complication, turn from side to side, raise and lower the head, raise and lower the head, raise the arm on the affected side over the head, flex and extend the elbow on the affected limb. So guys, tell me the answer. So यहाँ पर रिहेबिलिटेटिव आप मेजर्स कर रहे हो, नर्स टीच कर रही है, जो कि अभी अभी चेस्ट सर्जरी हुई है जिसकी, टू प्रिवेंट शोल्डर एंकाइलोसिस, यानी कि अभी अभी सर्जरी हुई है उसका चेस्ट में, तो फ्लूइड एकमुलेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो गाइस? यस, रेज द आर्म on the affected side over the head to reduce the swelling and inflammation. क्योंकि चेस्ट सर्जरी हुई है तो हम क्या करेंगे, हेड के लेवल से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर. सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस. when caring for a client with a client tube and water sealed drainage system, the nurse should do what? जब आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो जिसको चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, वो भी वाटर सील्ड, तो क्या करना चाहिए? वेरीफाई that the air vent on the water sealed drainage system is capped when the suction is off. When the suction is off, verify the air vent, हवा का जो vent है, on the water sealed drainage system is capped, उस पे cap लगी हुई है. Okay. Strip the chest drainage tube at least every 4 hours if excessive bleeding occurs. Ensure that the chest tube is clamped when moving the client out of bed. Very important point. Very important. Let me see the options. Option number last, make sure that the drainage apparatus is always below the client chest level. The answer will be option number 4. हमेशा जो हमारा ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए. और ऑप्शन नंबर 3, इंश्योर कीजिए द चेस्ट ट्यूब इज क्लैम्प्ड व्हेन मूविंग द क्लाइंट आउट ऑफ द बेड. ये भी सही बात है, लेकिन इसके मुताबिक वाटर सील्ड की अगर मैं बात करूं तो गाइस उसमें तो आपको हमेशा नीचे रखना है, ऑलवेज डाउन. वाटर सील में लीकेज की इतनी एयर एंट्री के इतने चांस नहीं होते हैं, बट हमेशा लेवल के नीचे रखना, चेस्ट लेवल के नीचे रखना ऑलवेज. Guys, last question, then after, okay, so we have 2 more. A client has a chest tube attached to a water seal drainage system and the nurse notes that the fluid in the chest tube and in the water seal column has stopped fluctuating. रुक चुका है, water seal drainage में fluctuate नहीं कर रहा है. The nurse should determine that the lung has been fully expanded, the lung has collapsed, the chest tube is in pleural space, the mediastinum space is decreased. Guys, what will be the answer? लंग क्या हो गए हैं? एक्सपैंड हो गए हैं. यस, द लंग्स आर फुल्ली एक्सपैंडेड, उनमें एयर एंट्री अब नहीं हो रही है, तो दैट इज द रीजन. बाकी गाइस इन दोनों के आंसर्स मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 116, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2
and the option number question number 117, the answer will be option number 1. Okay, so we are done with lung cancer. These are the few questions. So आप देख सकते हो कि लंग कैंसर की मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा हैं, चाहे वो वेट गेन वेट लॉस के ऊपर है, चाहे वो मैनेजमेंट के ऊपर है, आफ्टर सर्जरी मैनेजमेंट के ऊपर है. तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस लंग कैंसर के देखने को मिल सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज कैंसर इन गैस्ट्रोलॉजी.